नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबों को मैं यदुनंदन कुमार उर्फ गुड्डू सर ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ को आप अच्छे ढंग से घर में इस लॉकडाउन का पालन करते हुए स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं भी अगर त्रुटि होता है विद्यार्थीगण, तो आप सबों से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि आप लोग विशेष रूप से कमेंट्स बॉक्स पर और पर्सनल पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं पुनः आप सबों को क्लास 10th के भूगोल पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन से संबंधित जो शेष भाग रहा है, जो शेष क्लासेज रहे हुए हैं, उनको आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और मैं आप सबों से एक विनम्र आग्रह करूंगा, न सिर्फ विद्यार्थीगणों से बल्कि इस जनमानस से, पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो भी मेरा ये क्लास देख रहे हैं वो सभी से आग्रह रहेगा, जनमानस से मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी तरह के नियमों का मैं आज आप सबों के बीच बताऊंगा, उन सभी नियमों का आप लोग कोशिश करें कि फॉलो किया जाए। इससे हम पिछली कक्षाओं में भी थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को आग्रह किए हुए हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर जो पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, उस पारिस्थितिकी तंत्र को हम बेहतर बना सकें, हम पर्यावरण को संतुलित कर सकें और पृथ्वी पर मानव जीवन को सकुशल जीवित रहने का अवसर प्रदान कर सकें, जीव जंतुओं को सही ढंग से जीने का अवसर प्रदान कर सकें। मैं यही आप सबों से अपेक्षा रखता हूँ, यही मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ। और इस कार्य को करने में आप लोग अगर सहभागिता दिखाते हैं तो मैं ही नहीं बल्कि पूरे भारत सरकार और पूरी दुनिया के सरकार ने हम सबों को, आप सबों को शुक्रगुजार रहेगा कि इस कार्य, सराहनीय कार्य में सभी जनमानस के लोगों ने क्या किया, सहयोग किया। एक्चुअल में किसी भी तरह से कार्य को करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम देश की सेवक बन करके ही देश की भावना पैदा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। आप घर में भी रह करके देश सेवक कहला सकते हैं, देश सेवक बन सकते हैं, राष्ट्र का सच्चा सेवक बन सकते हैं, राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। और वो राष्ट्रभक्ति, वो एक देश का सच्चा सेवक तभी कहलाएगा जब हम इस पूरे देश के, इस पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने में हम सभी जनमानस के लोग सहयोग करेंगे, हम सभी जन जन के लोग उसमें मदद करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी अगर सोच विचार अपने आप में अलग ढंग का फ़ायदा होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र निर्माण और इस राष्ट्र की सेवा में हम अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, हम इस प्रकृति के प्रति अपनी सराहनीय योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, आज हम सभी लोग विशेष करके न सिर्फ बच्चों के लिए ये पाठ है बल्कि पूरे जन समुदाय के लिए मैं ये पाठ आप लोगों के बीच विचार प्रस्तुत भी कर रहा हूँ साथ साथ में। और एक तरह से मेरा चैप्टर भी कंप्लीट होता जाएगा और एक प्रकार से जनमानस का विचार भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, साथ साथ में बोलते भी जाएंगे। चलिए, बिना देर करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक्स को, इस क्लास के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में हम पिछली कक्षा में आप लोगों को जानकारी दे चुके थे कि पृथ्वी पर जो स्वतः उगते हैं, वैसे पदार्थ जो धरती पर स्वतः उगते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और स्वतः मर जाते हैं, वो वनस्पति की प्राणियों में सम्मिलित किया जाता है, पेड़ पौधों की श्रेणियों में रखा जाता है। और उन जंगलों में, उन वनों में रहने वाले सारे छोटे से लेकर के बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, सभी प्रकार के जीव जंतु जो उसमें निवास करते हैं,
वो वन्य प्राणी या वन्य जीव कहलाते हैं। और एक्चुअल में ये मेरे लिए क्या है, एक प्रकार से संसाधन है, क्योंकि इसकी पिछली कक्षा में जानकारी दे चुके थे। ये किस टाइप में संसाधन है, क्योंकि वन ही हमारे लिए ऐसा प्रकार है, ऐसा पदार्थ है कि वनस्पति से बहुत सारी चीज़ें हमको प्रदान की जाती है। वनस्पति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जलावन के लिए लकड़ियाँ मिलती है, छाया मिलता है, जल मिलता है, वायु मिलता है, औषधियाँ मिलता है, पत्ते मिलते हैं, फल फूल मिलते हैं, दवाइयाँ जो तैयार किया जाता है उसी से प्राप्त होता है। तो बहुत सारी मनुष्य की आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति कर रहा है ये वनस्पति, इसलिए वन हमारे लिए एक प्रकार से संसाधन है। साथ ही साथ वन्यजीव भी हमारे लिए कई तरह के संसाधनों की पूर्ति करता है, बहुत सारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस कारण से वो वन्यजीव भी हमारे लिए संसाधन है। तो हम वन्यजीव और उसके संसाधन से संबंधित हम टॉपिक्स पिछली क्लास में आप लोगों को दे चुके थे। जैसा कि देख चुके थे कि हमारे भारत देश जो है, दुनिया के जितने भी तरह के जैव विविधताएँ हैं, उन जैव विविधताओं में से भारत में लगभग 8%, 16 लाख जीव जंतुओं की प्रजातियां, वनस्पतियों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और उसमें भी बताया गया था कि हमारे भारत में वनस्पति जात की प्रजातियां और जीव जंतुओं की प्रजातियां अनेकों प्रकार से पाए जाते हैं, जिसमें जीव जंतुओं की प्रजातियां हमारे देश में 81,000 लगभग हैं। वनस्पति जात की प्रजातियां 47,000 हैं, और उस पर भी 15,000 ऐसे वनस्पति की प्रजातियां जो सिर्फ भारत देश में ही पाए जाते हैं, अर्थात भारतीय मूल के हैं। अन्य देशों में पाए जाते हैं तो यहाँ से, इस कंट्री से लोग ले जा करके वहाँ पे अपना उसको उगाने का काम कर रहे हैं, संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। और फिर 15,000 फूलों की प्रजातियां उसी वनस्पति प्रजातियों में हमारे देश में पाया जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर्स के द्वारा हमारे पूरे दुनिया के वनस्पति प्रजातियों को, जीव जंतुओं की जैव विविधता को, प्रजातियों को अलग अलग वर्गों में रखा था, जिसमें से सामान्य जातियों के रूप में एक वर्गीकृत किया गया था, सुवेद्य जातियां था, संकटग्रस्त जातियां था, दुर्लभ जातियां था, स्थानीय जातियां था, और फिर अंत में जो देखे थे वो विलुप्त जातियां था। ये मुख्यतः 6 वर्गों में जैव विविधता को अलग अलग श्रेणियों में रखा है, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। मैं सिर्फ सारांश के तौर आपको बता देना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ हमारी जैव विविधता धीरे धीरे पृथ्वी से ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त में हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है, और कुछ विलुप्त हो भी चुका है, जिसका हम उदाहरण पीछे क्लास में दे चुके थे। तो ये जो धीरे धीरे कम हो रहा है, वनों की प्रजातियां धीरे धीरे घट रही है, वनस्पति जात कम हो रहे हैं, प्राणी जात घट रहे हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां घट रही है। उन सभी कारणों को, उसके मेन फैक्टर क्या क्या थे, उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि क्या हम लोग जिस रफ्तार से वनस्पति जात या प्राणी जात की संख्या घट रही है, वो धीरे धीरे वन का विनाश हो रहा है, प्राणियाँ धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्या यही रफ्तार जारी रहने दिया जाए? एक सवाल खड़ा होता है सबों के मन में। क्या यही इसी तरह से रफ्तार छोड़ दिया जाए रहने के लिए? ये जो हो रहा है, प्रक्रियाएं, परिस्थितियां पैदा हो रही है पृथ्वी पर, इन सभी परिस्थितियों को रहने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन सभी परिस्थितियों में हम भी एक जीव हैं। मानव प्राणी भी एक उसी वनस्पति वन्य जीव का एक अंग है, वन्य प्राणी का एक अंग है मानव भी। जब वन्य प्राणी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं तो निश्चिंत है एक दिन हम भी विलुप्त हो सकते हैं और हो जाएंगे, यदि ये परिस्थिति कायम रहा तो। हमें कोशिश करना है कि ना सिर्फ हम अपनी प्रजातियों को, मानव जाति को ही सिर्फ इस धरती पर कायम नहीं रहना है, मानव जाति के अलावे दूसरे जीव जंतुओं की प्रजातियों को भी पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार है, और हमें उसको अधिकार देना है।
तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा, जो हम पिछली क्लास की कक्षा में भी चर्चा किए हुए थे कि दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित संबंध बना करके चलते हैं। वनस्पति है तो जीव जंतुएं हैं, जीव जंतुएं हैं तो वनस्पति है। आज नहीं, पृथ्वी पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, मानव का विकास भी पृथ्वी पर नहीं हुआ था, उससे पहले धरती पर वनस्पति था, जीव जंतुएं थे। ठीक है, लेकिन क्या है कि मानव ने अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया, पृथ्वी से वनों का विनाश करता चला गया। और इन कारणों से, वनों के विनाश होने के कारण से, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण से वनों को विनाश किया, और जिस वजह से पृथ्वी पर धीरे धीरे वनों का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे घटता चला गया। जो हम पिछली क्लास में भी आप लोगों को जानकारी दिए थे विद्यार्थीगण, कि हमारे किसी भी राष्ट्र का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भूमि का, स्थल भाग का कुल जो क्षेत्रफल होगा, उसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 पार्ट्स अर्थात 1/3 भाग 33% भूमि पर वन का होना अनिवार्य है, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन की अवस्था में रहता है, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित अवस्था में रहता है। परंतु हम पिछली कक्षा में अभी आप लोगों को जानकारी दिए थे कि 2015 के आंकड़े के अनुसार आज भारत में 24.16% भाग वनस्पति से घिरा हुआ है, जो एक सोचनीय वाली बात है, एक प्रकार से विचारणीय बात है कि जहां 33% होना चाहिए पर्यावरण संतुलन के लिए, वहां आज 24.16% भाग वन से ढका हुआ है। तो हम सभी को कोशिश होनी चाहिए कि क्यों ना हम लोग वन के विकास को बढ़ावा दिया जाए, वन संरक्षण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे कम से कम वो 33% की जो सीमा है उसको पहुंचा जा सके, वहाँ तक पहुंच सके हम सभी भारत के लोग। तो 33% जहाँ पहुंच जाएंगे तो समझिए कि हमारा पर्यावरण संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। लेकिन कोशिश होनी चाहिए उससे ज़्यादा, एक सीमा निर्धारित किया, लेकिन हम लोग उससे बहुत कम है। अभी भी लगभग 10% क्या है, वन कम है हमारे देश में। तो क्यों ना आज हम लोग विचार करें और अपने आप में एक शपथ लेने की प्रयास करें कि हम सभी लोग वनों को संरक्षण करने के साथ साथ वनों के विकास में भी अपना एक योगदान देंगे। अगर जनमानस, पूरे जन जन के लोग यही विचार देगा, यही सोच रखेगा, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारे देश में 24.16% से वनस्पति का विकास होकर के, बढ़ोतरी होकर के, वृद्धि होकर के वो 33% को लांघते हुए 50% से भी पार कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में एक सोच को बदलना पड़ेगा, एक सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हम क्यों करने जाएं, वो करेगा ना, उसका विभाग का काम है, वन विभाग का काम है तो वन विभाग करेगा। जी नहीं, अगर सरकार ही सब चीज़ करने लगे तो मानव का कर्तव्य कहाँ रह जाता है। उस विभाग के पदाधिकारी ही सब चीज़ करने लगे तो मनुष्य का सरकार के सहयोग कामों में कहाँ रह जाता है। तो हम सबों को उसके नियमों को फॉलो करते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए उसको उनको सहयोग करना है। सिर्फ देखिएगा, हर चीज़, हर संसाधनों का हमें विकास होगा, हर संसाधनों की वृद्धि होगी। तो हमें ये एक अपने आप में संकल्पित होना है, एक अपने आप में सोच को परिवर्तन करना है। तो निश्चित रूप से हम लोग उस दिन दूर नहीं रहेगा जब हम लोग उस 33% को लांघते हुए 50 क्या 100% में भी पहुंच सकते हैं। ये अपने आप में संकल्पित होना पड़ेगा और एक दूसरे को जन जागरण का केंद्र बनाना पड़ेगा, एक अपने आप में खुद का खुद माध्यम बनना पड़ेगा, लोगों के प्रति जागृति पैदा करना पड़ेगा। तो मैं आप सबों से आशा करता हूँ कि आज इस वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन का संरक्षण कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित आज हम लोग जो टॉपिक्स है उसका अध्ययन करेंगे
और आप लोग इसका फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग पिछली कक्षाओं को छोड़ते हुए आज हम लोग वनों के विनाश से संबंधित तो पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, जीव जंतुओं के विनाश की संबंधित कारणों को जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम कैसे वनों का संरक्षण करेंगे और ये वनों का संरक्षण करना क्या हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो हम किस हद तक सरकार के कामों में सहयोग करते हैं और अपने जनमानस में कितना अपना योगदान देते हैं, ये अपने आप में ढूंढना पड़ेगा, अपने आप में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो एक सवाल जो मैंने पहले बताया कि भारत में ये वनों का संरक्षण और जीव जंतुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किस लिए ज़रूरी है आखिर वनों का संरक्षण करना, किस काम के लिए मेरे लिए आवश्यक है, क्या ज़रूरी है कि हम वनों को संरक्षण करने जाएं। हम अपने आप को संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को संरक्षण करने जाएं, ये अपने आप में सोचनीय वाली बात है। आखिर किस काम के लिए हमारे ज़रूरी है वनों को सुरक्षित रखना, संरक्षण करना, बचाना, विकास करना, क्या ज़रूरी पड़ा हुआ है, हमें एक सोचने वाली बात आती है। तो चलिए हम इन सभी प्रश्नों को एक एक करके ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस काम के लिए हमें वनों को और जीव जंतुओं को संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों जरूरी है। आज हम उसी के संबंधित थोड़ा चर्चाएं करेंगे और इससे हमारा एक प्रकार से क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन करने में हम लोग सहयोग भी कर पाएंगे और दूसरी चीज़ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा इस तरह से। चलिए ठीक है, कह रहा है पारिस्थितिकी संतुलन करने के लिए वनों का संरक्षण करना आवश्यक है, जो हम पीछे कक्षा में पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में बता चुके थे। अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतुएं, पर्यावरण में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बीच के अंतर संबंध को हम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो जितने भी तरह के पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं, चाहे वो छोटे कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, बड़े बड़े नीली हवेल से हाथी बाघ से क्यों ना हो, सभी पौधे और सभी जीव जंतुएं जो एक दूसरे अन्योन्याश्रित संबंध बनाते हैं, क्योंकि आज सभी जीव जंतु जिंदा हैं तो उसको भोजन देता है वनस्पति जात, उसको वायु देता है वनस्पति जात, उसको जल देता है वनस्पति जात। ये सारी चीज़ें जब वनस्पति जात दे रहे हैं और मनुष्य भी और जीव जंतुएं भी अगर पेड़ पौधों को एक चीज़ देता है तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पेड़ पौधे भी अपना भोजन तैयार करके वो क्या करते हैं, जीवित रह सकते हैं। यानी हम लोग भी देते हैं उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी देते हैं हम लोगों को ऑक्सीजन। तो इस माध्यम से हम लोग दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। ये संबंध तभी टूटेगा जब ये दोनों में से कोई एक समाप्त हो जाएगा। अब जरा कल्पना करना है, हम लोग तो समाप्त हो नहीं रहे हैं, दिनों दिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है और अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को विनाश कर रहे हैं। तो निश्चिंत एक दिन कौन समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर से, वनस्पति समाप्त हो जाएगा। जब वनस्पति समाप्त हो जाएगा तो हम लोग को ना पीने के लिए पानी मिल सकता है, ना खाने के लिए अनाज मिल सकता है, ना सांस लेने के लिए वायु मिल सकता है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से एक जीव रहेगा है नहीं, तो दूसरा कहाँ से रह पाएगा। इसलिए दोनों के बीच का संबंध स्थापित करना पारिस्थितिक तंत्र है। और इस पारिस्थितिक तंत्र को हमेशा कायम रखने के लिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रही है उसको संतुलन में लाने के लिए, बिगड़ रहा है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, वन और वन में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण करना आवश्यक होगा। अर्थात पहला फैक्टर किस लिए है आवश्यक, तो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए। दूसरा चीज़ है कि हम पीते हैं जो जल, जिस जल का मानव उपयोग करता है, सारे जीव जंतुएं उपयोग करते हैं, उन सभी जल का अगर कोई देता है, स्रोत है, माध्यम है, तो वह है पेड़ पौधे, वो है वनस्पति। ठीक है, मैं एक छोटी सी थोड़ा सा एक माध्यम कार्टून टाइप में दिया था, जो एक शिक्षाप्रद कार्टून था। मैं उससे थोड़ा सा आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ। उस कार्टून में दिया हुआ था, एक चित्र छपा हुआ था। उस चित्र में क्या था कि कहीं पर सूखा था, मतलब मरुभूमि था। ठीक है, वो मरुभूमि से होकर के ऊपर से क्या हो रहे थे, बादल गुजर रहे थे। ये बादल ऊपर से गुजर रहे थे। ठीक है, तो उस मरुभूमि क्षेत्र से जब बादल गुजर रहा था,
वो चित्र दिया था और चित्र से एक संदेश पहुंचाना चाह रहा था। वहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं था, लेकिन ये कल्पना करने वाली बात थी। और दूसरे क्षेत्र में क्या था, काफ़ी कुछ पेड़ पौधे थे जहाँ से बादल फिर गुजरा। तो यहाँ से जब बादल गुजर रहा था मरुस्थलीय क्षेत्र से, मरुभूमि क्षेत्र से, तो वहाँ ये कहता है अपने आप में कि नहीं, हम तुमको नहीं दे पाएंगे, तुम हमको रख नहीं पाओगे, तुम हमको संजो नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वनस्पति नहीं है। और उतना कह करके बादल आगे बढ़ जाता है और वो आगे बढ़ता है और यहाँ फिर क्या करता है, घनघोर वर्षा का चित्र दिखाया था। इससे क्या करना है कि बादल वहीं बरसता है, पानी वहीं बरसता है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ वनस्पति होता है। अर्थात वनस्पति का होना मीन्स जल को वर्षा के रूप में, बूंद के रूप में गिरना, बादल का वर्षा के रूप में बरसना। तो हमें एक सीख मिलती है कि हमें जल की अगर प्राप्ति करना है जीवन भर, जल हमारे लिए यदि उपयोगी है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अनिवार्य उपयोगी है, अगर हम जल की महत्व को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, वनस्पति को संरक्षण करना पड़ेगा। वनस्पति का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है ताकि हमें जल की भी पूर्ति हमेशा होता रहे। ठीक है। नेक्स्ट है वायु की भी पूर्ति, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, वायु को जो सांस लेते हैं, वह वायु का उत्सर्जन करने का जो स्रोत होता है वो होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ही नहीं रहेगा तो वायु कहाँ से उत्सर्जन होगा, और वायु का उत्सर्जन नहीं होगा तो हम सभी जीव जंतु सांस कहाँ से ले सकते हैं। यानी हमें सांस लेना है, हमें जिंदा रहना है, जीव जंतुओं को जिंदा रहना है, तो उसको सांस लेने के लिए वायु चाहिए। और जब वायु चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब समझ लीजिए विद्यार्थीगण, क्या करना पड़ेगा, वनों को संरक्षण करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है वनों का संरक्षण करना। नेक्स्ट है कि मृदा के लिए भी संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक है। आखिर भूमि का जो है निश्चित रूप से आज हम लोग अनाज पैदा करते हैं भूमि से, मिट्टी से करते हैं, लेकिन वो अनाज उत्पादन क्यों दे रहा है, क्योंकि उसमें उर्वरा शक्ति बना हुआ है। परंतु वनों के विनाश होने के कारण से, वनों के कट जाने के कारण से मृदा का अपरदन हो जाएगा। और जब मृदा का अपरदन हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि मिट्टी से, उस क्षेत्र से जहाँ पहले उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था, जब अपरदन होने के बाद उसमें उत्पादन कीजिएगा फसलों को, अनाज को, तो वहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं हो पाएगा। मिट्टी का संरक्षण भी उसी में निहित है, वनों के संरक्षण में। वन रहेंगे तो मिट्टी का अपरदन होने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, हमारा अनाज भी बेहतर रूप से पैदा कर सकते हैं और अपनी जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं, जीव जंतु जीवित रह सकते हैं। तो मृदा के अपरदन होने से बचाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वनों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अन्य तरह के कारक में क्या क्या है कि वनस्पति जात और पशुओं को, प्रजातियों को, जो विभिन्न तरह के पशु हैं उनके लिए, ठीक है, वनस्पति जात और पशुओं के जीन्स के विकास के लिए, जीन्स मतलब जेनेटिक, उसके वंशज को आगे बढ़ाने के लिए भी वनस्पति का, वन का और किसका, वन्यजीव का संरक्षण आवश्यक है। आज वन्यजीव ही नहीं रहेगा तो वनस्पति के अन्य पीढ़ी कैसे आगे बढ़ सकती हैं। जीव जंतुएं नहीं रहेंगे तो, जो हम पीछे भी देख चुके थे पिछली क्लास में कि बहुत सारी प्रजातियां क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। जो इसमें एक बताए थे कारण, वनों का संवर्धन करना, कि पूरा एरिया में, पूरा क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो, सब क्षेत्र को, सभी प्रजातियों को काट दिया जाए, उजाड़ दिया जाए और एक ही तरह के सभी जगहों पर वृक्ष लगा दिया। 10 एकड़ भूमि में एक बागवानी फसल लगा दिया। संवर्धन उसी को कहा जाता है जहाँ एक तरह के फसलों को, एक तरह के पेड़ों को, एक तरह के वृक्षों को लगाया जाता है और वहाँ पर उसके लाभान्वित, अपने लाभ के लिए, कमाने के लिए क्या करता है, अन्य तरह की प्रजातियों को समाप्त कर दिया और एक तरह के प्रजाति लगा दिया, बागवानी फसल कर दिया, बागवानी कृषि अपना लिया। और इस स्थिति से क्या हुआ, अन्य तरह की प्रजाति लुप्त हो गए।
तो सभी तरह की प्रजातियों के जीन्स के विकास के लिए, उसके वंशज के विकास के लिए, जेनेटिक के विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वन और वन्य जीवों को क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे लिए क्या आवश्यक हो जाता है कि उसकी विविधता को संरक्षण करना, अर्थात जीव जंतुओं की प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियों की जो विविधताएं पाई जाती है उसका संरक्षण करने के लिए, उसको कायम करने के लिए हमें जीव जंतुओं और वनस्पति का संरक्षण करना आवश्यक है। ये जो था वो मेन फैक्टर था। लेकिन हम लोग कौन कौन से नियम अपनावें, हम लोग किस किस का आधार माने, जिससे हम लोग क्या कर सके, वनों को संरक्षण कर सके, जीव जंतुओं को संरक्षण कर सके, उसका आधार क्या है। तो चलिए आज हम लोग आधार के बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि सन 1960 से 70 के दशक में जब देखा गया था तो पर्यावरण संरक्षण की सबसे पहले मांग की गई। लोगों को समझ में कब आया, 1960 और 70 के दशक में। पहले के लोग हम पहले बता चुके थे पीछे क्लास में कि वो औपनिवेशिक काल के दौरान क्या किया, अंग्रेजों ने काफ़ी अधिक मात्रा में पृथ्वी पर भारत के वनों को और खनिज संसाधनों को हरास किया था। लेकिन जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो 1960-70 के दशक में सबसे पहले पर्यावरण का संरक्षण का मांग किया गया और इस आधार पर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, सन 1972 ईस्वी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और बच्चों की परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1972 ईस्वी में। इस नियम के तहत 1972 में जो नियम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, इस नियम के तहत क्या क्या हुआ कि संकटग्रस्त जितने भी जातियां था उसको बचाने का एक संकल्पित किया गया। उसमें नियम को लागू किया गया कि जितने भी तरह के संकटग्रस्त जातियां हैं, चाहे वो वनस्पति का हो या जीव जंतुओं का हो, उन सभी संकटग्रस्त जातियों को क्या किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, उसको बचाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो जीव जंतुओं को, जंगली जानवरों को शिकार किया जाता था, इस अधिनियम के तहत जंगली जानवरों को शिकार करना प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे विद्यार्थीगण, सुने होंगे सलमान खान एक्टर का नाम। वो राजस्थान के जयपुर में एक हिरण के शिकार के कारण से आज भी उसका क्या है, केस चल रहा है। मीन्स आज भी उसका सज़ा मिला हुआ है और वो अभी भी केस लड़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी, एक आम आदमी भी अगर शिकार करता है जंगली जानवरों को तो वही सज़ा मिलेगा जो एक बड़े बड़े व्यक्ति भी करते हैं। कानून सबके लिए एक है, नियम सबके लिए एक है। इस आधार पर क्या है, शिकार करना वर्जित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा है कि जीव आवासों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। किसके तहत, 1972 के अधिनियम के तहत, कि जितने भी जीव जंतुओं का आवास है, रहने जो घर है, उनको क्या किया गया, संरक्षण करने के लिए कानूनी पारित कर दिया, कानून में इसको लागू कर दिया गया। साथ ही साथ इसके जो लकड़ी का व्यापार हो या जीव जंतुओं के मांस का, चमड़े का, हड्डियों का जो व्यापार किया जाता था, उन व्यापार पर भी क्या कर दिया गया, काफ़ी अधिक मात्रा में सरकार के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा रोक लगा दिया गया, व्यापार करना प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ क्या किया गया कि हमारे राष्ट्रीय उद्यानों की जगह जगह पर स्थापना, नेशनल पार्क स्थापित किए गए। नेशनल पार्क तो सब लोग जान रहे होंगे। नेशनल पार्क होता है, एक पशु विहार होता है, एक अभ्यारण्य होता है और एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है। ठीक है, जो ये सभी जो है सो छोटे से बड़े स्तर में होते हैं। यानी एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कई नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। वो सबसे बड़ा क्षेत्र में होता है, बहुत बड़ा एरिया में होता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, अभ्यारण्य, पशु विहार, ये सब छोटे छोटे हैं अभ्यारण्य और पशु विहार, लेकिन नेशनल पार्क बड़े होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पशु विहार जिसको सेंचुरी कहा जाता है, अभ्यारण्य हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, ये सभी जो हैं स्थापित किए गए इस अधिनियम के तहत, जिससे क्या हो सके, हमारे राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जाता है, जंगली जानवरों को जंगल में ही एक क्षेत्र कवर कर लिया जाता है। ठीक है, वन को ही घेर दिया जाता है, वहाँ पर ऐसा जगह बना दिया जाता है जहाँ क्या हो सके, जंगली जानवर भी सुरक्षित रह लेते हैं और दूसरा चीज़ जंगल भी सुरक्षित रह जाता है। दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है।
नेशनल पार्क में हो या अभ्यारण्य में हो या बायोस्फीयर रिजर्व में। सिर्फ अंतर यही होता है कि ये छोटे स्तर में होते हैं और ये बहुत बड़े स्तर में होते हैं। इससे भी छोटे स्तर में पशु विहार होता है और एक अभ्यारण्य होता है। छोटे छोटे स्तर में होते हैं जो कभी जिला लेवल में भी ये सब स्थापित किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो बहुत बड़े एरिया में होते हैं, एक जिला में नहीं बल्कि राज्य लेवल में स्थापित होता है। और ये सभी का देखरेख अगर करता है तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके करता है। इसमें कई तरह के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पर उस जानवरों को खाना देना, पेड़ पौधों को संरक्षण करने के तरीक़ों को अपनाना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी से संबंधित मैं कुछ आप लोगों को एक वर्क दूंगा जिससे क्या हो सके कि आप लोग इसके बारे में जानकारी और ज़्यादा कर सकें। राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनाने का एक वर्क मिल सकता है जिससे क्या कर सकें, आपको एक जानकारी भी मिल जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर है, किस राज्य में है। सो ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया, इनसे वनों और वन्यजीव संरक्षण के लिए ये सारे नियम का इस अधिनियम के तहत 1972 के अधिनियम के तहत पारित किया गया जिससे क्या हो सके, इसका संरक्षण की मिल सके। नेक्स्ट है कि इसी के साथ साथ में एक प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना किया गया, बाघ परियोजना, जिसका 1973 ईस्वी में सर्वेक्षण हुआ। ठीक है, बाघ परियोजना को, बाघों के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, बाघों की सिर्फ गिनती किया गया और उस गिनती के दौरान में सर्वेक्षण में पाया कि बाघों की जितनी अनुमानित संख्या, अनुमान लगाया था 1973 में कि इतना बाघ होना चाहिए, कितना बाघ होना चाहिए, 55,000 बाघ होना चाहिए। ये अनुमानित था कि इतना बाघ हमारे देश में है। लेकिन उतना से घट करके जब सर्वेक्षण किया गया 1973 में, तो जितना अनुमान लगाया था कि 55,000 बाघ हैं हमारे देश में, तो घट करके मात्र 1827 बाघ रह गया था, जो एक बहुत बड़ा सोचनीय वाली बात आ जाती है कि 55,000 से घट करके मात्र 1827 में रह गया ये आंकड़ा, जो बहुत कम था। और उसी समय भारत सरकार ने, इसका घटने का कई तरह के कारण हैं, लेकिन उसी समय भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की सन 1973 ईस्वी में ही। बाघों के संरक्षण के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट टाइगर ये सब बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व। सिर्फ उसमें बाघों को संरक्षण किया गया। किस लिए? देखा कि हमारा अनुमानित आंकड़ा था 55,000 और घट करके कितना रह गया, 1827 मात्र रह गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना करें, और भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया, 1973, उसी साल तुरंत लागू कर दिया, जिसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर जैसे स्थापित हैं अभी हमारे देश में। एक उदाहरण स्वरूप मैं बता देता हूं, जिसका आप आंकड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया बाघों के संरक्षण के लिए। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ये भी बाघों के संरक्षण के लिए विख्यात है। और असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कुछ उदाहरण मैंने दिया है, बल्कि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और हैं। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि इसकी सूची आप लोग खुद तैयार करेंगे, किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अभ्यारण्य हैं। सो इसका क्वेश्चन खुद ब खुद बनाएंगे। तो इसकी संख्या घटने का क्या क्या कारण था? सबसे पहला कारण था कि उसका व्यापार बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। किसका? बाघों का। बाघों के छाल को मार करके उसके छाल निकाल करके लोग व्यापार करते थे चमड़े का, जो बहुत महंगा बिकता था। विदेशों में व्यापार, विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग था। ठीक है, हड्डियों का व्यापार करते थे क्योंकि उससे औषधियाँ तैयार किया जाता था, दवाइयाँ बनाया जाता था। ठीक है, तो व्यापारिक अधिक मात्रा में होने के कारण से क्या हो गया, बाघों की संख्या घट गई थी। दूसरा, बाघों को चोरी कर बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। इंडिया लोग कम किए थे, दूसरे देश के लोग यहाँ चोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में किए थे बाघों को, जिससे क्या हो गया था, इसकी संख्या घट गई थी। तीसरा, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना मतलब आवासीय स्थलों को विनाश कर दिया गया था। जहाँ रहने लायक बाघों का जो मांद हुआ करता था,
उस मांद को विनाश कर दिया गया था। तो निश्चित है उसकी संख्या घट रही, जब आवासें घट रहा है तो बाघ की संख्या निश्चित घटेगा। ठीक है, तो उसकी सिकुड़ना, भोजन की कमी होना, औषधि इत्यादि उत्पादन के लिए, औषधि मतलब दवा बनाने के लिए जो मार किया जाता था, जानवरों को शिकार किया जाता था, इन सभी कारणों से, जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारणों से क्या किया गया, बाघों को काफ़ी अधिक मात्रा में विनाश हुआ, जिसके कारण से इसकी संख्या घट करके मात्र 1827 रह गई थी। ठीक है, तो यही उद्देश्य से भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया 1973 ईस्वी में, और उसके तहत बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य बाघों के संरक्षण के लिए आवास योग्य स्थल बनाया गया, जहां सुरक्षित रखा जा रहा है। विद्यार्थीगण ध्यान दें, जनमानस में आप सबों से आग्रह करता हूं कि यह संख्या घट रही है। आज हम लोग पढ़ते हैं जिस तरह से किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है कि इस धरती का, इस पृथ्वी का सबसे विशाल जानवर हुआ करता था। कौन सा जानवर हुआ करता था? तो डायनासोर। लेकिन आज कितने लोग डायनासोर को देखे हैं? कोई नहीं देखे हैं। उसका एक कल्पना करके टीवी में दिखाया जाता है, कल्पना करके उसका फिगर बनाया जाता है, लेकिन देखा आज तक कोई मनुष्य नहीं है। सिर्फ उसके अस्थियों से पता चला कि इस पृथ्वी का सबसे विशाल जानवर हुआ करता था। आज हम सभी विद्यार्थीगण ये जानते हैं, आज हम सभी लोग जानते हैं ये चीज़ कि जंगल का राजा कौन है? शेर। निश्चित रूप से अगर जिस परिस्थितियों से आज गुजर रहा है, अगर यही परिस्थिति जारी रहा इंडिया का चाहे पूरे दुनिया का, तो निश्चित रूप से वो आज जो हम लोग कह रहे हैं जंगल का राजा शेर है, आने वाले 1 या 2 पीढ़ी वाले बच्चे क्या कहेंगे कि जंगल का राजा शेर हुआ करता था, क्योंकि उनसे देखने के लिए नसीब नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आज हम लोगों को डायनासोर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इनकी प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है? घटते जा रही है, और एक दिन ऐसा होगा कि लुप्त हो जाएगा। हमें कोशिश करना है कि इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों में, अभयारण्यों में उसका सहयोग करें, जिससे क्या हो सके, वन और वन्यजीव संसाधन को कंट्रोल किया जा सके, उसके विनाश को रोका जा सके, उसको संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट है संरक्षण के नियोजन के लिए इसके तहत और किस कदम को उठाया गया? भारत सरकार के द्वारा कीटों को भी महत्व दिया गया। कीट पतंग जो उड़ते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, जैसे छिपकली वगैरह हो गया, तितली वगैरह हो गया, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो गए, उनको भी भारत सरकार ने संरक्षण का महत्व दिया। और इस आधार पर वन्य जीव अधिनियम सन 1980 एवं 1986 के तहत सबसे पहले किसको? तितली को और पतंगों को, कीट पतंगों को, भृंगों मतलब जो से रात के समय में, बरसात के दिन में जो रेंगते रहता है ना, आवाज़ देता है ना, झिंगा टाइप में, वो भृंग कहलाता है। ठीक है, भृंगों, ड्रैगन्स फ्लाई जो होते हैं, जो उड़ने वाले रात में, जैसे कुछ आज ड्रैगन्स फ्लाई में क्या होता है, जो कुछ थोड़ा सा के लिए उगा फिर ख़त्म हो गया, ठीक है, यानी समाप्त हो जाता है। तो वैसे वैसे जो हैं कीट पतंगों को भी संरक्षण करने का काम सन 1980 और 1986 के वन्य जीव अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, जिससे उनका भी संरक्षण मिल रहा है। अर्थात एक रूप से आप जान लीजिए, एक कानूनी शब्द क्या है? कीट पतंगों को भी हत्या करना कानूनन आज जुर्म बन गया है। आप उसके लिए भी सजा के पात्र हैं अगर हत्या करते हैं तो हमें इन सभी चीज़ों में सहयोग करें, जिससे क्या हो सके, वन और वन्य जीव संरक्षण का हमें फ़ायदा मिल सके, और साथ ही साथ हमारा संतुलन बना रह सके, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस संरक्षण अधिनियम में क्या किया गया था कि पौधों की 6 प्रजातियों को कब 1991 ईस्वी में सबसे पहले शामिल किया गया था। कौन संरक्षण अधिनियम? वन संरक्षण अधिनियम के तहत पौधों की 6 प्रजातियों को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1991 ईस्वी में। और वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, ये था संरक्षण के कुछ उपाय। हम सभी लोगों को प्रयास होना चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों के तहत सरकार का सहयोग करके, और सारे कार्यक्रम हैं स्थानीय स्तर पर, मैं आप सबों को उसके बारे में भी बताऊंगा कि स्थानीय स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम लागू किया जाए, जिससे हमारा वन और वन्य जीव संरक्षण हो सके। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उसका वितरण। तो वन विभाग ने इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला है आरक्षित वन, जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। नाम सुने होंगे हम लोग, कोई भी चीज़ में बोलते हैं आरक्षण कोटा में हम आते हैं, रिजर्व कोटी में आते हैं। रिजर्व मतलब आरक्षित है, उस कोटा में दूसरा कोई नहीं जा सकता है। ST SC OBC आरक्षण कोटा के हैं,
ठीक है, तो उस कोटे में दूसरे कोई नहीं जाता है, जनरल लोग उसमें नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, आप ST SC वाले लोग जनरल में जा सकते हैं, सारे लोग जा सकते हैं जनरल में, लेकिन ST SC कोटा में जनरल को लोग नहीं जा सकते हैं, OBC के लोग नहीं जा सकते हैं, तो वो उसका रिजर्व सीट है, आरक्षित है वो, ठीक है। तो उसी से नाम से है आरक्षित वन, जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। ये रिजर्व फॉरेस्ट भारत सरकार के पूर्णतः अधीन होते हैं। कहने का मतलब है कि इस वन का देख रेख पूर्णतः अगर कोई करता है तो भारत सरकार करता है। जहाँ से इमारती लकड़ियाँ और अन्य तरह के पदार्थों का उत्पादन होगा तो सारा का संरक्षण और बेचने की जिम्मेवारी अगर करेगा तो भारत सरकार करेगा। इस जंगल में, आरक्षित वन में क्या होगा, किसी व्यक्ति को जाने का भी अधिकार नहीं है, प्रवेश वर्जित होता है, घुसने नहीं दिया जाता इस वन में, ठीक है। ना पशुओं को चराने दिया जाता है, ना लोगों को लकड़ी काटने दिया जाता है, किसी तरह से प्रवेश वहाँ निषिद्ध माना जाता है, वर्जित माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे जंगलों को, ऐसे वनों को हम रिजर्व फॉरेस्ट की श्रेणी में रखते हैं और इसमें किसी भी तरह से यहाँ पर मूल्यवान लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ ये भारत के कुल वन का जितना वन है उसका 50% भाग जो है वो आरक्षित वन की श्रेणी में आता है, आधा हिस्सा आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। और इसके साथ साथ में ये भारत के खास करके जितने भी हमारे खास करके ये हैं राष्ट्रीय उद्यान, बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो अधिकांशतः आरक्षित वनों में ही स्थापित किया गया है, इसीलिए तो वो सुरक्षित अपने आप में है, कोई नहीं काटने जाता है। यानी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं अधिकांशतः, हम सब नहीं बोल रहे हैं, अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व वो सभी आरक्षित वनों में ही स्थापित किए गए हैं। तो ये अस्थाई वन होते हैं जहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक इस आरक्षित वन के अस्थाई वन की श्रेणी में रखा हुआ है। जो पूरे जितना मध्य प्रदेश का जंगल है उसका 75% वन जो है मध्य प्रदेश का उस आरक्षित अस्थाई वन में आता है, ठीक है। 25% ही अन्य वनों में रखा गया है उसको। उसके अलावे मध्य प्रदेश के अलावे भी आरक्षित वन की श्रेणी में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य भी क्या किए हुए हैं, आरक्षित वन को सुरक्षित रखे हुए हैं। आरक्षित वन इन सभी राज्यों में भी पाए जाते हैं, स्थापित हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है जिसका नाम है रक्षित वन। ये रक्षित है, ये आरक्षित है, ठीक है। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दोनों एक समान लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये फॉरेस्ट जो होता है, रक्षित वन जो होता है, ये पूर्णतः सरकार के अधीनस्थ होता है। ये भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधीन होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की विशेष छूट मिलती है, परंतु एक शर्त रखा जाता है, एक शर्त दिया जाता है कि वही शर्त पर आपको काटने दिया जाएगा जब लकड़ियाँ सूख जाएगी। यानी पर्यावरण की दृष्टि से डायरेक्ट कच्चा लकड़ी या पेड़ को काटने की अनुमति नहीं है, सूखी लकड़ी को चुन चुन करके लाने की अनुमति प्रदान की जाती है, वो रक्षित वन के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ तो वो घुसना ही वर्जित है आरक्षित में, यहाँ घुसता भी है तो क्या करता है, सूखी हुई लकड़ियों को, टूटी फूटी लकड़ियाँ जो गिरा रहता है उसे चुन चुन करके लाने का अधिकार दिया जाता है। पशुओं को भी चराने का अधिकार देता है, लेकिन उसका एक नियमता रहता है कि इतने से इतने समय तक ही ये खुलेगा, ठीक है। तो उसको कहा जाता है रक्षित वन, ठीक है। दोनों के संरक्षण में रहता है और यहाँ पर भी छोटे छोटे अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी इमारती, ये जो है 33% भाग पर फैला हुआ है। इसमें बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, ये सभी राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब है अगला अवर्गीकृत वन, जिसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मीन्स हो गया कि ये अन्य तरह के सभी वन, आरक्षित और रक्षित को छोड़ करके अन्य तरह के सभी वन जो होते हैं वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहलाते हैं, अर्थात अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते
हैं, जो विशेष रूप से इसका राज्य सरकार भी मालिकाना होता है, स्वामित्व भी होता है, केंद्र सरकार भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है और समुदाय भी इसकी देखरेख कर सकता है। ठीक है, ये खुला होता है जहाँ पर लकड़ी काटना और पशुओं को चराना विशेष रूप से छूट दिया जाता है। ऐसे वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है और ये भारत के कुल वन का 17% भाग पर अवर्गीकृत वन है, जो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सभी पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, शिलोंग, ठीक है, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर वगैरह, सिक्किम वगैरह, वो सभी पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात में ये वन अर्थात अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस संरक्षण से संबंधित और कुछ ऐसे समुदाय और वन संरक्षण हम लोग कुछ समुदाय के लोग मिलकर के, समुदाय मतलब गांव स्तर के कुछ लोग हैं जिसको क्या कर रहे हैं, संरक्षण, वनों को संरक्षण प्रदान करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग सहयोग कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले समुदाय के लोग अधिकारियों से मिलकर के संरक्षण करना। क्या करेंगे, कभी भी वनों का संरक्षण करेंगे तो अधिकारी लोग और गांव के समुदाय के लोग क्या करेंगे, मिल करके जो नियम कहता है वन विभाग का, जो वन एवं वन संरक्षण अधिनियम का जो नियम कहता है, उस नियम के तहत हम लोग फॉलो करते हुए क्या करेंगे, मिल करके उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे, संरक्षण करने के उपाय को ढूंढेंगे। और दूसरी चीज़ है, कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जैसे हमारे झारखंड में, ठीक है, क्या करते हैं, महुआ के वृक्ष को, ठीक है, उसके बाद कदम के वृक्ष को, उसके बाद करम के वृक्ष को, कर्मा का पेड़, ठीक है, उनको क्या करते हैं, पवित्र झुरमुट के रूप में उसको पूजा करते हैं। सखुआ की भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, बरगद की भी पूजा होती है। तो कुछ स्थानीय समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं, उनको धार्मिक आस्था रखते हुए, धार्मिक आस्था और विश्वास रख करके उन वृक्षों को देवी देवता मान करके क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उन पेड़ों को संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। इसलिए उन सभी पेड़ों को विनाश करने नहीं दिया जाता है। हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग भी इसको पूजा के रूप में अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय समुदाय के लोग पवित्र झुरमुट मान लेते हैं पेड़ों को और उसको पवित्र प्रकृति की पूजा मान करके क्या करते हैं, उसको पूजा करने के उद्देश्य से उसका एक प्रकार से संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। उड़ीसा में आम की, इमली की पूजा करते हैं विवाह स्थल पर, तो उसको लोग संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पवित्र झुरमुट के रूप में या प्रकृति के पूजा के रूप में भी क्या कर रहे हैं लोग, उससे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वनों का संरक्षण हो सके, पेड़ पौधों का संरक्षण हो सके। नेक्स्ट, स्थानीय समुदाय के लोग क्या करते हैं, जैसे अब तुम बता देना चाहते हैं कि राजस्थान के सरिस्का बाग परियोजना में क्या हुआ था कि वहाँ बाग परियोजना में गाँव के लोगों द्वारा, वहाँ सरकार द्वारा खनन कार्य किया जा रहा था, वहाँ खनिज संसाधन मिल गया था। ठीक है, तो